सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2006 से लेकर 2012 तक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग 2013 के क्वेश्चन को करेंगे। 2013 में आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, नामवर सिंह की लिखित बापू की विरासत में किस विरासत के बारे में लिखा है जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था। ठीक है, बापू की विरासत में बापू की क्या विरासत थी जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था। ठीक है, आपको बताना। ऑप्शन ए में है दिया है बकरी, बी में है चस्पा, सी में है लाठी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकरी। बापू की विरासत में बकरी कोई नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बापू अहिंसा को पूछते थे और जो था बकरी जो है हिंदू भी खाते थे मुसलमान भी खाते थे, बकरी को अपनाता कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि बकरी को केवल दूध के लिए रखे, बकरी को मांस के लिए रखते थे और अभी तक लोग बकरी को खाते हैं ना। इसलिए बापू की विरासत में बकरी को कोई लेने का तैयार नहीं था। इसका मतलब ये कि बकरी को मारना छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी इस शहर से ताल्लुक रखती है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है लखनऊ, बी में दिया है वाराणसी, सी में दिया है पटना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कानपुर। आपको बताना है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस शहर से ताल्लुक रखती थी। इससे पहले आपके 2011 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी किसने लिखी थी, तो आपको वहाँ बताया था कि प्रेमचंद जी ने लिखी थी, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे किस शहर से ताल्लुक रखती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के जो वाजिद अली शाह थे ना, उसी के शासन काल के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे प्रजा की स्थिति दयनीय थी, फिर भी राजा शतरंज खेलने में और मदिरा पान करने में व्यस्त थे। और इस पे जो है ना एक मूवी भी बनी थी, सत्यजीत रे ने बनाई थी। ठीक है, सत्यजीत राय ने इस पे एक फिल्म भी बनाई थी शतरंज के खिलाड़ी पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय दोहे के अंश के लेखक का नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है सूरदास, बी में दिया है कबीर, सी में दिया है बिहारी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तुलसीदास। ये क्वेश्चन जो है ना आपके 2010 का है। ठीक है, 2010 का क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का, इसलिए यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग 2010 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए होंगे तो ये भी आपको मिला होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, दानावल का अर्थ। ठीक है, आपको दावानल का अर्थ बताना है। दावानल का अर्थ है, ए में दिया है जंगल,
बी में दिया है दानव, सी में दिया है आंधी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जंगल में लगी आग। ये जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप लोग पढ़ते हैं ना, ये वही है। जंगल में लगी आग को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं? दावानल। ठीक है, दावानल का मतलब क्या हो गया? जंगल में लगी आग। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जंगल में लगी आग। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यह निशाचर का अर्थ नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि निशाचर का अर्थ क्या नहीं। ऑप्शन ए में दिया है प्रेत, बी में दिया है चोर, सी में दिया है राक्षस और डी में दिया है चांद। आपको बताना है कि कौन सा जो है निशाचर का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं निशाचर का होता है चोर, राक्षस और चांद। ये जो प्रेत है ना, ये निशाचर का अर्थ नहीं होता है, यह समानार्थी शब्द नहीं है निशाचर का। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेत। प्रेत जो है निशाचर का अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछ रहा है ना, पृष्ठ का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है पृष्ठ का अर्थ क्या है। ए में दिया है पन्ना, बी में दिया है पीठ, सी में दिया है पंख और डी में दिया है पक्ष। ठीक है, तो पृष्ठ का अर्थ क्या होता है? पीठ। कहते हैं ना इस बुक के आखिरी पृष्ठ पर, ठीक है, तो आखिरी पन्ना पर, तो पीठ हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? पीठ, पीछे की ओर का हिस्सा। ठीक है, पीछे की ओर का हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पीठ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे फिर पर्यायवाची शब्द से पूछ रहा है। आपको बताना है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है दिनकर, बी में दिया है सविता, सी में दिया है केसरी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भास्कर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी जानते हैं दिनकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है, सविता भी सूर्य का पर्यायवाची है, भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केसरी। केसरी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केसरी का अर्थ क्या होता है? सिंह। ठीक है, सिंह। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यह पुत्र का स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा पुत्र का स्त्रीलिंग नहीं है। तो पुत्र जो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पुत्री। ठीक है, पुत्री हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं होगा, ये पुत्री का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है तन्या, बी में दिया है सुता, सी में दिया है ईला और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नंदिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईला, क्योंकि ईला का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, ईला का अर्थ होता है पृथ्वी। और ये जो तन्या है, सूता है, नंदिनी है, ये सभी हम लोग बेटी को कहते हैं, लेकिन पृथ्वी को नहीं कहते, ईला को नहीं कहते। ईला का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे विलोम शब्द से पूछ रहा है। ठीक है, विलोम शब्द से पूछ रहा है और पूछ रहा है यह उत्थान का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि उत्थान का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है पतन, बी में दिया है सौम्य, सी में दिया है आगत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अस्ताचल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पतन। उत्थान का क्या होता है? विलोम। पतन होता है। बात करें सौम्य का, तो सौम्य मतलब क्या होता है? कोमल। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? उग्र हो जाएगा। ठीक है, आगत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अनागत, अनागत। ठीक है, और अस्ताचल का क्या हो जाएगा? उद्याचल, उद्याचल। ठीक है, चलिए आप अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वह अच्छों के साथ गाता है। ठीक है, वह अच्छों के साथ गाता में अच्छो है। ठीक है, ए में दिया है संज्ञा, बी में दिया है विशेषण, सी में दिया है अव्यय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्रिया विशेषण। आपको बताना है कि यहाँ जो अच्छो क्या है, तो वह अच्छों के साथ गाता है। तो यहाँ पे अच्छो किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है ना, कि राम श्याम के साथ गाता है, तो श्याम क्या हो जाएगा? संज्ञा। उसी तरह यहाँ क्या बोल रहा है? वह अच्छों के साथ गाता है, यहाँ किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो अच्छो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, किसी के विशेषण तो नहीं है, कोई क्रिया का तो विशेषण नहीं है, यह अव्यय तो नहीं है अच्छो, ये क्या है? यह अच्छो संज्ञा है। ठीक है, यहाँ अच्छो क्या है? संज्ञा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको मुहावरा से पूछ रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही लिखा है। ठीक है, ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही लिखा हुआ। ए में दिया है 2 दिन की हुकूमत, बी में दिया है पत्थर का जवाब ईंट से देना, सी में दिया है 9 आंसू रोना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अब तब करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब तब करना। अब तब करना जो है ना, ये सही मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? बहानेबाजी करना। ठीक है, बहानेबाजी
करना, ठीक है। और ये जो 2 दिन की हुकूमत है, इसको भी देख लेते हैं सही कैसे लिखेंगे मुहावरा। तो 2 दिन की हुकूमत नहीं होती है, 2 दिन की बादशाहत होती है। क्या होती है? बादशाहत होती है, 2 दिन की बादशाहत होती है। यहाँ दिया हो पत्थर का जवाब ईंट से देना, ये तो नहीं होता। हमारा मुहावरा क्या होता है? ईंट का जवाब पत्थर से देना ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, पत्थर से देना। हम लोग 1-2 क्लास में जब थे तो मुहावरा याद भी करते थे कि इसका क्या अर्थ है, और हम लोग आम बोलचाल में भी मुहावरा का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या कभी 9-9 आंसू रोना बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? 8-8 आंसू रोना। क्या बोलते हैं? 8-8 आंसू रोना, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मुहावरा सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे समास से पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे समास से पूछ रहा है, आपको बताना है कि लंबोदर, लंबोदर इस समास का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है तत्पुरुष, बी में दिया है बहुव्रीहि, सी में दिया है द्वंद्व और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर्मधारय। इतना बार हम समास बताए हैं कि सबको याद हो गया होगा ना, समास कौन से समास का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लंबोदर की समास का उदाहरण है, तो लंबोदर का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। क्या? गणेश जी, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे शुद्ध शब्द से पूछ रहा है, आपको बताना है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए में दिया अनाथा, बी में दिया है सुलोचनी, सी में दिया है प्राप्ति और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दैहिक। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सुलोचनी जो है ये गलत है, ये प्राप्ति भी गलत है और दैहिक भी गलत है। तो राइट क्या होगा? अनाथा। ये अनाथा जो है राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सुलोचनी कैसे लिखते हैं। सुलोचनी नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं? सुलोचना, ठीक है, सुलोचना लिखते हैं। दैहिक कैसे लिखते हैं? दैहिक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दैहिक ऐसे लिखते हैं। और बात करें प्राप्ति, तो प्राप्ति ऐसे थोड़ी लिखते हैं, प्राप्ति तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका अनाथा, ये राइट है। बाद बाकी सबका शुद्ध हम लोगों ने देख लिया, यह शुद्ध था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना कि आपको बताना है इसमें निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा। ऑप्शन ए में दिया है माननीय, बी में दिया है पौरुष, सी में दिया है व्याप्त और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रेयसी। अगर आप देखेंगे कि ये पौरुष भी सही है, व्याप्त भी सही है, प्रेयसी भी सही है, लेकिन अशुद्ध कौन सा है? माननीय। क्योंकि माननीय हम लोग ऐसे नहीं लिखते, तो कैसे लिखते हैं माननीय? ऐसे लिखते हैं, माननीय, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आधा नौ नहीं होता है, पूरा नौ होता है और यौ नहीं होता है, ठीक है। तो माननीय हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ना संधि से पूछ रहा है और संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछ रहा है यशोधरा इस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया अयादि स्वर संधि, बी में दिया है यन स्वर संधि, सी में दिया है विसर्ग संधि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दीर्घ संधि। तो यशोधरा कौन सा संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सी, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण। कैसे ये भी बताते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ओ के बाद, ठीक है, ओ के बाद यदि कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन या फिर यौरलव, यौरलव, ठीक है, ओ के बाद सघोष व्यंजन या फिर यौरलव हो तो विच्छेद करते समय जो है ना ओ का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध क्या है? सघोष है ना, ध सघोष है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सघोष अघोष व्यंजन क्या होता है। तो अघोष जो होता है ना 1 2, जैसे क ख ग घ अंग, तो ये दोनों जो है ना, ये पहला और दूसरा वर्ण क्या हो गया? अघोष हो गया, ठीक है, अघोष हो गया पहला दूसरा, और सघोष क्या हो गया? तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ पे क्या है? ध, द थ द ध, ध जो है चौथा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ध सघोष है। यहाँ पे ध है इसलिए ये ओ का क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो इसका कैसे होगा संधि विच्छेद? यशः जोड़ धरा, ठीक है, यशः जोड़ धरा, यशोधरा, ठीक है।
विसर्ग का ओ हो जाता है। चलिए, ये सारा प्रश्न जो आपके 2013 में जितना भी पूछा था हम लोगों ने अच्छे से किया। अब अपने अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और जो भी डाउट्स होते हैं आप अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछा कीजिए। धन्यवाद।